हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में किसी न किसी टीचिंग एग्ज़ाम में और रीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पेपर में आने की संभावना उनकी बहुत ही ज़्यादा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यह पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है? सीखने का वक्र कहा जाता है, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सीखने का पठार। क्या कहेंगे उसको? सीखने का पठार कहा जाएगा। अब देखो, हम लोग समझते हैं सीखने का पठार क्या होता है। जैसे कि इसमें से इस प्रकार जैसे कि ये बनाए जाते हैं, जो इसका चित्र बनाया जाता है, जो वक्र वगैरह जो होते हैं, सीखने के वक्र होते हैं, सीखने के पठार होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अधिगम में। तो इसमें से क्या होता है कि जब प्रयास किया जाता है तो पहले कुछ वृद्धि होगी, कुछ वृद्धि होगी सीखने में, फिर उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि जैसे कि ये लाइन है जो एकदम सीधी पड़ जाएगी। अब इसमें प्रयासों के बावजूद भी कितने भी प्रयास करो, इतना वृद्धि होने के बाद फिर चाहे कितना भी प्रयास करो, कुछ भी सीखने में जो है उन्नति नहीं हो रही है। तो एक समय पे आकर जो सीखने की जो वृद्धि है वह रुक जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े कितने होते हैं? तो सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 23। कितने होते हैं? 23 होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या होता है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है वह होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। क्या होता है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है मानसिक जो है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो दिया गया विलियम स्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था पहली बार, और उसके बाद फिर संशोधित करके टरमैन के द्वारा दिया गया था। संशोधित करके किसके द्वारा दिया गया? टरमैन के द्वारा दिया गया। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। और स्किनर ने जो है सिद्धांत दिया, उसका एक नाम और भी है, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। क्या कहते हैं उसको? नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इन्होंने अपने सिद्धांत में किस पर बल दिया था? पुनर्बलन पर बल दिया था। किस पर? पुनर्बलन पर बल दिया था। और पुनर्बलन का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? ये दिया था सीएल हल ने। किसने दिया था? सीएल हल ने। देखो, स्किनर ने अपने सिद्धांत में पुनर्बलन का यूज किया था, ठीक है, लेकिन पुनर्बलन का जो सिद्धांत हुआ दिया गया था सीएल हल के द्वारा। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे कि थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। प्रयास एवं त्रुटि का, या फिर इनके सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। और इन्हीं का जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि और प्रयत्न एवं भूल, इसे ही संयोजनवाद का सिद्धांत क्या कहते हैं? संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, और साथ ही में एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? एसआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद थॉर्नडाइक के बारे में आपको याद रखना कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम कितने बताए थे? मुख्य नियम बताए थे 3। ये सभी को याद होने चाहिए। कौन कौन से थे? अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। कौन सा नियम? तत्परता का नियम। ये जो 3 मुख्य नियम है ये जरूर याद होने चाहिए। और ये भी याद होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने गौड़ नियम कितने बताए थे? गौड़ नियम कितने बताए? गौड़ नियम 5 बताए थे। किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत? जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है यह थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक के बहुअनुक्रिया के नियम पर आधारित है। बहुअनुक्रिया का नियम जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए गौड़ नियम होता है, इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? बहुअनुक्रिया के नियम पर आधारित है। उसके बाद देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो थॉर्नडाइक ने। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था।
कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अब प्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत। तो यहाँ पे 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोहलर संबंधित है अधिगम के सिद्धांत से। किससे सिद्धांत से? अधिगम के सिद्धांत से। और अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो सूझ का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सूझ का सिद्धांत, और इसे ही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा जाता है। बात किया जाए कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था, तो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। किस पर? चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। क्या नाम था? सुल्तान नाम था। क्या नाम था उसका? चिंपैंजी जो था उसका नाम था सुल्तान। सुल्तान नाम था। क्या नाम था? सुल्तान नाम था। उसके बाद इनके अनुसार एक कथन कहा गया कि जो सूझ होती है वह अचानक से आती है। कोई भी व्यक्ति किसी समस्या में क्या है, परेशान है किसी समस्या से, तो जो समस्या समाधान करने की जो सूझ है, जो बुद्धि आएगी, वो अचानक से आती है। और उसके बाद आपको याद रखना है कि कोहलर जो थे ये गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? गेस्टाल्टवाद के समर्थक थे। और गेस्टाल्ट शब्द का जो है कौन से भाषा का शब्द है? तो जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। उसके बाद एक पॉइंट ये याद रखना कि गेस्टाल्टवाद के जनक किसे कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद के जनक कहा जाता है वर्दीमर को। किसको कहा जाता है? वर्दीमर को कहा जाता है। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था कैटल के द्वारा। किसके द्वारा? कैटल के द्वारा यह दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? अब ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या फिर ज्ञान की सीमा। तो इसमें पूछा गया है कि अधिगम पठार का कारण नहीं है, तो विद्यालय का असहयोग जो है अधिगम पठार का कारण नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ के सुधार के लिए, अनुप्रयोग के सुधार के लिए, सृजनात्मकता या फिर समस्या समाधान के सुधार के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मानसिक उद्वेलन, जिसको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहा जाता है, इसका यूज किया जाता है समस्या समाधान के लिए। किसके लिए? समस्या समाधान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन किनके द्वारा दिया गया था? गेट्स व अन्य के द्वारा, मॉर्गन व गिलीलैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर क्रॉनबैक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, तो किसके द्वारा कथन दिया गया था? गेट्स व अन्य के द्वारा। किसके द्वारा? गेट्स व अन्य के द्वारा। अब यहाँ पे जैसे कि इस प्रकार के कथन दिया गया है जो कॉमा लगा के दिया गया है, तो इसका तात्पर्य है कि अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य के द्वारा। गोलमैन ने निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमैन जो है सामाजिक बुद्धि से संबंधित है, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से या फिर सामान्य बुद्धि से। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि ये संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। किससे? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। किस चीज का? बुद्धि का मापन करता है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या फिर सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे इनमें से अलग है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। क्या है? ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो इनमें से अलग है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? फ्रायड ने, युंग ने, मन ने या फिर आलपोर्ट ने। तो यहाँ पे 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था युंग ने। किसने किया था? युंग ने किया था। संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या फिर विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक स्तर का जो न्यूनतम स्तर होता है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या होता है? ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या फिर वंशानुगत तत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का,
ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, या फिर कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। किसका एग्जाम्पल है? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो यहाँ पे पूछा गया कि जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम बताना है हमें, कि मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध। तो यहाँ पे 18 नंबर का सही आंसर हो जाएगा कि जो शारीरिक विकास के एक प्रमुख नियम क्या है इनमें से, तो द्रुतगामी विकास का नियम। कौन सा नियम? द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान सिद्धांत है। तो यहाँ पे 19 नंबर का आंसर हो जाएगा कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है यह विकास का सिद्धांत नहीं है। जबकि बात की जाए जो निरंतर विकास का सिद्धांत, ये सही है बिल्कुल कि जो विकास का सिद्धांत है इसके अनुसार विकास जो होता है वह संपूर्ण जीवन की प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ विकास होता रहता है। अब बात की जाए कि शुरुआत कब होती है विकास की, तो गर्भावस्था से विकास की शुरुआत हो जाती है, या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से। प्रसव पूर्व अवस्था से जो है विकास की शुरुआत होने लगती है। और कब तक विकास होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति की जब तक मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक क्या विकास होता रहता है। यह बताता है हमारा निरंतरता का सिद्धांत। क्या बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो है विकास जन्म से लेकर और जन्म के पहले से गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। उसके बाद परस्पर संबंध का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक जो विकास होता है एक प्रकार का विकास दूसरे प्रकार के विकास से संबंधित होता है। जैसे किसी व्यक्ति का जो है शारीरिक विकास उसके मानसिक विकास से संबंधित होगा। अगर शारीरिक विकास में कुछ दिक्कत है, शरीर में कुछ दिक्कत है, तो उसके अन्य पार्ट भी जो है मानसिक भी और मतलब संवेगात्मक भी, इन सब में क्या है प्रॉब्लम होने लगेगी। जैसे किसी बच्चे के पेट दर्द हो रहा है, उससे कहा जाए कि कोई चीज़ अच्छी से पढ़ो तो क्या पढ़ पाएगा, मतलब अन्य कार्य कर पाएगा, क्योंकि उसका जो एक विकास वो दूसरे पर निर्भर है, मतलब संबंधित है। उसके बाद समान प्रतिमान का सिद्धांत यह बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति का विकास जो होता है वह अपनी ही जात के अनुरूप होता है। जैसे कि कोई घोड़ा है तो उसका जो विकास होगा जो उसके पूर्वज है घोड़े के ही अनुसार विकास होगा, ना कि उसका जैसे कि कुत्ते के अनुसार वह छोटा होगा और ना ही हाथी इतना बड़ा हो पाएगा। तो यह बताता है कि समान प्रतिमान का सिद्धांत प्रत्येक जो व्यक्ति है, प्रत्येक प्राणी है, उसका विकास जो होता है उसकी जात के अनुरूप होता है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया गया था हरलॉक के द्वारा। किसके द्वारा? हरलॉक के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? तो मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? यह कथन है डम्बिल का। डम्बिल ने क्या कहा था कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या है? अवधान है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तभी हम लोगों ने जो है सीखने के 3 जो मुख्य नियम दिए गए थे थॉर्नडाइक के द्वारा, वो हम लोगों ने पढ़े थे। कौन कौन से? अभ्यास, प्रभाव, तत्परता का। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कि सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये क्या तीनों है मुख्य नियम है। जबकि बहुअनुक्रिया का नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि यह क्या है? गौण नियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर कि जो सीखने के मुख्य नियमों में जो है बहुअनुक्रिया का नियम ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, या फिर आर्मी अल्फा परीक्षण। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अब यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से कौन से युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, बिल्कुल सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत ये दिया था हल ने, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सीखने का समग्र का सिद्धांत हल ने दिया, ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है यही आंसर हो जाएगा, इसमें से गलत पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है
ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी? क्रेसमर ने, युंग ने, कैनन ने या फिर स्प्रेंजर ने? तो यहाँ पे 26 नंबर का आंसर हो जाएगा कि ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकारों की जो है चर्चा की थी व्यक्तित्व की, कैनन ने। किसने? कैनन ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। किसने? स्पीयरमैन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? तो गाल्टन का नाम। किसका नाम? गाल्टन का। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? क्रो एंड क्रो के द्वारा। किसके द्वारा? क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। उसके बाद 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या फिर मध्य किशोरावस्था से? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 30 नंबर का कि जो विद्रोह की भावना जो संबंधित है मध्य किशोरावस्था। किससे? मध्य किशोरावस्था से। तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।